हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे काइजन कॉस्टिंग के बारे में। क्या होता है काइजन कॉस्टिंग? काइजन कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट incurred over unproductive activities and resources which does not add any value to the organization. In simple word, it is a practical approach to solve cost related problems to improve the overall efficiency of the organization. तो काइजन कॉस्टिंग होता क्या है? यहाँ पे हम लोग उस कॉस्टिंग पे, उस खर्चे पे ध्यान देते हैं जो हमारा खर्चा अनप्रोडक्टिव है। मतलब हम पैसे तो खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका कोई हमारे प्रोडक्शन पे पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो कितना पैसा हमारा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे खर्च हो रहा है, हम काइजन कॉस्टिंग के थ्रू पता करते हैं। तो इसको करने से होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि जो हमारा फालतू में जो पैसा वेस्ट हो रहा है उस वेस्ट से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हैं काइजन कॉस्टिंग के हेल्प से। Kaizen costing is implemented in the business organization to manage different types of cost in business. तो काइजन कॉस्टिंग को जो बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है, अलग अलग तरीके के कॉस्टिंग को मैनेज करने के लिए हम काइजन कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस में। द कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन include administration, order, procurement, inventory, and transportation costs can be controlled through Kaizen costing. It regulates all costs incurred in the production of goods or services, includes to cost of machine, tools, labor, raw material and other equipment. तो अगर आप सप्लाई चेन की बात करें तो वहाँ पे जो काइजन कॉस्टिंग है वो हमें हेल्प करता है रेगुलेट करने में, जितना भी पैसा हमारा गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगता है, गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करने में लगता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीनरी, टूल्स, लेबर, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सारा कॉस्ट हम काइजन कॉस्टिंग के थ्रू हम इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारा अनप्रोडक्टिव कॉस्टिंग लग रही है। कॉस्टिंग ऑफ एक्वायरिंग अ patent, license, registration fee, hiring of chartered accountant, and other legal formalities required Kaizen costing. At the same time, it is also applicable at the time of uh, redesigning of any product which involve cost on research analysis, hiring of expert personnel. तो होता क्या है, अगर आप कोई भी गुड्स को बनाने के लिए आप पेटेंट्स खरीद रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी में पैसा खर्च कर रहे हो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप हायर कर रहे हो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जो आप पैसा कर रहे हो, वो सब जगह पे काइजन कॉस्टिंग लगती है कि वो सारे एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हो वो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कुछ प्रोडक्टिव है कि नहीं है। तो हम काइजन कॉस्टिंग की इन सब चीज़ों में एक तरीके से टेस्टिंग करते हैं काइजन कॉस्टिंग के थ्रू। साथ ही साथ जो हम अगर किसी प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे भी हम काइजन कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉपर रिसर्च और फिर एनालिसिस कर सकें किसी भी एक्सपर्ट को रखने से पहले। कहीं हमने एक्सपर्ट रख लिया और हमारे लिए वो प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो कंपनी के तो पैसे जा ही रहे हैं, इसीलिए हम काइजन कॉस्टिंग पहले अप्लाई करते हैं। Human resource is another essential arena which is covered by this technique. It functions to manage the cost of hiring skilled employees, that their training and डेवलपमेंट एंड रिटेंशन। अब ह्यूमन रिसोर्स जो हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं उस पर भी हम काइजन कॉस्टिंग लगाते हैं, ताकि हम देखते हैं कि जो भी हमने स्किल्ड हायरिंग की है वो एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी जो ट्रेनिंग जा रही है, ट्रेनिंग का जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो ट्रेनिंग का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एम्प्लॉय हमारे रिटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता लगा हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ भाग जा रहे हैं, तो मतलब वो हमारा जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है। तो काइजन कॉस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी हम लगाते हैं अपने बिजनेस में उस पर्टिकुलर कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। With the help of Kaizen costing, the waste of raw material and time of the labor can be controlled by improving the business operation. The organization also incurs cost on disposal of the wastage or defective products. Kaizen costing provide a solution through
reusability of the waste and improve the production efficiency to reduce the manufacturing and the faulty products। तो काइजन कॉस्टिंग के हेल्प से हम रॉ मटेरियल्स जो हम ज़्यादा क्रिएट, जो भी हम लोग वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कर रहे हैं, हम उसको रोकते हैं। प्लस जो हम अपने लेबर का टाइम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और उनसे प्रोडक्शन नहीं करा पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और बिजनेस में इम्प्रूव करते हैं काइजन कॉस्टिंग के थ्रू। प्लस अगर हमारा कोई हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारा उसमें प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है, तो उस वेस्ट चीज़ को कैसे उसमें से हमें पैसे निकालने हैं, उसको किस तरीके से हम यूज़ करें कि उसमें से भी हमारा कुछ ना कुछ अमाउंट निकल जाए, वो हमें काइजन कॉस्टिंग सिखाता है कि फॉल्टी प्रोडक्ट से भी जो हमारा वेस्ट हो रहा है, उससे भी हम कैसे पैसे निकाल सकें। मतलब पूरा ओवरऑल आप देखो तो हम कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और जो वेस्टेज है उसको कम करते हैं काइजन कॉस्टिंग के हेल्प से। Thus, we can say that the cost of product promotion, advertisement, dispatch, selling and distribution, transportation, recruitment of marketing staff, etc. can all monitor through the Kaizen costing। तो Kaizen costing के हेल्प से हम जो भी कॉस्ट ऑफ मतलब जो भी गुड्स को प्रमोट करने का जो भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, डिस्पैच में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और स्टाफ को रखने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम लोग काइजन कॉस्टिंग से मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सारा खर्च हमारा प्रोडक्टिव है कि नहीं है। खाली पैसे ही तो खर्च नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। तो काइजन कॉस्टिंग हमें हेल्प करता है इन सारे खर्चों को मॉनिटर करने में और प्लस उसकी प्रोडक्टिविटी चेक करने में। टाइप्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग, अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं काइजन कॉस्टिंग के। काइजन कॉस्टिंग कैन बी on the mass level for any fixed assets or the whole organization, or it can be product based, that is transforming the product or its process of manufacturing। Let us understand each of these type of the detail below। तो लिए अब कोई स्टडी करते हैं अलग अलग टाइप्स को। पहला है एसेट्स स्पेसिफिक। द assets and the organization specific Kaizen costing focus on the needs for the particular deal on और द बिजनेस यूनिट। तो यहाँ पे एसेट स्पेसिफिक में हम क्या करते हैं कि हमारे अगर हमें कोई एसेट्स खरीदना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कि कंपनी को उस पर्टिकुलर चीज़ की नीड है कि नहीं है। तो ये होता है हमारा एसेट्स स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक में। द एक्टिविटी विच इज़ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट ओरिएंटेड एम्ड एट द वैल्यू एनालिसिस इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग। अब यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक में क्या करते हैं, जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में उसका कुछ प्रोडक्टिविटी उस प्रोडक्ट की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। हम फालतू का पैसा खर्च किए जा रहे हैं मगर प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, मतलब वो जो खर्चा है वो हमारा प्रोडक्टिव नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट के पीछे हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग। नेक्स्ट आते हैं 5S इन काइजन कॉस्टिंग। 5S होते हैं काइजन कॉस्टिंग में, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट स्पेशली इन द प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ 5S काइजन टेक्निक। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 5 स्टेप। तो अब 5 काइजन कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर आप वर्क प्लेस पे ये 5 काइजन टेक्निक यूज़ करते हो तो आपका जो भी वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। पहला है सॉर्ट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द 5S अप्रोच इज कैटेगराइज द आइटम बेस्ड ऑन देयर नेसेसिटीज़। द अननेसेसिटी आइटम शुड बी लेबल रेड एंड नीड टू बी मूव्ड out of the organization। These item can be sold to the staff or as scrap, else can be dumped by the organization। तो पहला काम हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऐसे गुड्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप उसको नहीं भी आप सेल करते हो तो वो ख़राब हो जाता है, ख़राब हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग अलग कर देते हैं उस गुड्स को और उसको रेड लेबल से टैग कर देते हैं। तो हमारा पहला फोकस होता है कि किसी तरीके से उस गुड्स को हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटाना होता है, चाहे वो हम अपने स्टाफ को सेल कर दें या फिर उसको हम डंप कर दें। तो उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए
हम पहले उसको अलग कर देते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब बेकार है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, तो उस गुड्स को पहले हम अलग कर देते हैं। सेकंड है straighten. The organization is left with the essential items. These have to be arranged in an orderly manner to simplify the operation. This step improve the visibility, availability and accessibility of the tools and the item. तो अब जो वेस्ट चीज़ें थी हमने उसको निकाल दिया ऑर्गेनाइजेशन ने पहले स्टेप से, रेड लेबल लगा के जो भी हमारे वर्कर्स थे उनको दे दिया या फिर उसको डंप कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास अब एसेंशियल गुड्स बचे हुए हैं, तो अब हम उसको इस तरीके से इस ऑर्डर में रखेंगे कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो सिंपली हो जाएं, मतलब वो काम हमारा आसान हो जाए। उस ऑर्डर में जो हमारे एसेंशियल गुड्स हैं उसको हम प्लेस करेंगे। थर्ड क्या है? शाइन. शाइन हेयर रिफर्स टू मेंटेनिंग द क्लीननेस इन द वर्क प्लेस. इट क्रिएट पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़. उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे आप साफ़ सफाई रखो। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट लाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, और एम्प्लॉयज़ प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज. वन ऑफ द मोस्ट वाइटल टास्क इज़ टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर क्लीननेस, usability and maintaining the placement of the item in the day to day business operation. अब स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या हो गया? जो भी आप एक स्टैंडर्ड आप इस्टेब्लिश करो कि इतना सफाई से काम होना चाहिए, प्लस उस चीज़ को मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। और अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो डे टू डे में, तो उसको सही जगह पे आप रखो और उस ऑपरेशन को प्रॉपर तरीके से करो। जो आपने सफाई करके रखी है उसको आपको मेंटेन करना होता है। उसके बाद आते हैं सस्टेन. द फाइनल स्टेप ऑफ इज़ टू कम्युनिकेट एंड एजुकेट द एम्प्लॉयज़ अबाउट द change made, thus the developing a sense of self-control and discipline among them to maintain and follow the set standard. अब इसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, यहाँ पे जो हम चेंजेस किए हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझाते हैं ताकि उनके अंदर उस काम करने के लिए उनके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन डेवलप हो सके, और वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे वो कर सकें। तो ये हमारे 5 मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग 5S कहते हैं। अब आते हैं काइजन कॉस्टिंग प्रोसेस के बारे में। क्या है काइजन कॉस्टिंग प्रोसेस? नाउ दैट वी नो अबाउट द काइजन कॉस्टिंग, यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ द काइजन कॉस्टिंग अप्लाइड इन द रियल लाइफ. अब देखते हैं काइजन कॉस्टिंग को हम लोग रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला है टू एलोबरेट ऑन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिसिंग द काइजन कॉस्टिंग टू enhance the efficiency of the business operation. Read below. पहला है involve your employee. The involvement of the employees play a vital role in implementing any change. The participants of employee and their feedback helps in generating the ideas and information. It also eliminates the resistance to change and फ्रॉम देयर साइड. तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करिए किसी भी वर्क में, किसी भी डिसीजंस में. तो उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप उनके डिसीजंस और सजेशन लेते हैं तो वो कोई भी काम करने के लिए आपको मना नहीं करते हैं. जो रेजिस्टेंस टू चेंज का जो प्रॉब्लम आता है कि एम्प्लॉयज़ मना करते हैं कोई भी काम करने के लिए, वो इसमें नहीं आता अगर आप काइजन कॉस्टिंग के इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं इन्वॉल्वमेंट और इन्वॉल्व योर एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट आते हैं फाइंड प्रॉब्लम. द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर विथ इट्स एम्प्लॉई ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स नीड टू फाइंड आउट द वेरियस प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्निक लाइक 360 डिग्री फीडबैक. उसके बाद क्या है, आप अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, आप उनसे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स काम करने में आ रही है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं. या आप 360 डिग्री फीडबैक के थ्रू आप उनसे पूछ सकते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है. Think and find solution. The next step is to solve at the identified problem. The step need to lot of brainstorming and tactical approach. Therefore, managers form a team to indigenous employees to find out the practical solution of each question. अब क्या करना है, प्रॉब्लम आपके सामने आ गया है, अब आप अपने एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप बनाइए या फिर आप खुद से कुछ
उसके सॉल्यूशंस को सोचिए, या फिर जो आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेड बना दीजिए, उनके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ रख दीजिए, ताकि वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और कैसे उसको सॉल्व करना है इसके बारे में वो सोचें। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एनी चेंज इन्वॉल्व कॉस्ट एंड रिस्क साइमल्टेनियसली, देयरफॉर टू बी सेफर साइड द न्यू आइडिया मस्ट बी टेस्टिफाइड ऑन द स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, जो भी आपने आइडिया सोचा है उसको आप इम्प्लीमेंट करिए और उसके सेफ़र साइड पे ध्यान रखिए, और जो नए आइडियाज़ हैं उसको भी आप ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चेक द मैनेजर नीड टू लुक आफ्टर द प्रॉपर implementation of Kaizen costing. That is, a new idea should now just remain in the word. Instead, it should be practically applied to the business process. अब यहाँ पे मैनेजर ध्यान रखता है कि जो काइजन कॉस्टिंग के थ्रू जो हमने एक तरीके से जो भी प्राइस जो भी वर्किंग डिफ़ाइन की है, जो भी एक नया मेथड लगाया है, क्या वो मेथड सही तरीके से चल रहा है। तो इस चेक मेथड में वो चेक करता है सारे वर्किंग को कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से जो तरीका सोचा गया था उस हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब है स्टैंडर्डाइज। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेट दिस चेंजेस एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर ऑल द डिपार्टमेंट एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, उसके बाद जब वो मेथड अच्छे तरीके से चल जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को देखें और सारे डिपार्टमेंट वाले उस स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश करें फ्यूचर में। उसके बाद रिपीट द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बिकम द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर व्हेन द कंटिन्यूसली प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड। तो फिर उसके बाद जब आप उस पर्टिकुलर वर्क को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाता है और सारे लोग उस तरीके से काम करने लगते हैं। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ काइजन कॉस्टिंग। क्या एडवांटेज होता है? When we talk about the benefits of the Kaizen costing, the first thing that clicks in our mind is that improves the business efficiency by reducing the various type of costs involved in running an organization. तो Kaizen costing से हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है, हमारे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द काइजन कॉस्टिंग इज़ टू कस्टमर ओरिएंटेड टेक्निक विच फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू द कंज्यूमर। तो जो काइजन कॉस्टिंग होती है वो हेल्प करती है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और बेटर सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। उसके बाद आते हैं फॉर्मिंग वर्क टीम। एवरी एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन द implementation of the Kaizen practices need to perform in the work team which is common aim in the improvement। तो फ़ायदा क्या होता है, हमारी जो पूरे एम्प्लॉयज़ की टीम होती है वो एक स्पेसिफिक टीम की तरह काम करती है, तो उनकी वर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है, टीम वर्क हमारे कंपनी में डेवलप हो जाता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। काइजन कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक विच एम्फेसिस ऑन द इम्प्रूवमेंट एंड द बेटर ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम मिल के कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्रिएट बेटर वर्क इन्वायरमेंट। इट ऑल्सो प्रमोट अ पॉजिटिव वर्क environment for the employees and the management, like sharing canteens and dress code is a part of culture in many organization। तो यहाँ पे होता क्या है, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग वर्क करते हैं अपने वर्क को शेयर करते हैं और अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं अगर काइजन कॉस्टिंग लगा दी जाए तो। प्रॉब्लम सॉल्विंग। वन ऑफ द crucial function of the Kaizen costing is to solve the identified problem to achieve perfection in the organization। तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कंपनी की, जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम मिल के उस पर्टिकुलर जैसे हमने प्रोसेस में देखा उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखा जाए तो काइजन कॉस्टिंग हमारे कंपनी को हर तरीके से हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।